हौसला रख थक कर न बैठ ऐ मुसाफिर चलते चल। हौसला रख थक कर न बैठ ऐ मुसाफिर चलते चल। एक दिन मंजिल मिल जाएगी, एक दिन मंजिल मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों, आपका अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड चैनल में स्वागत है। मैं पवन लेके आया हूँ एनपीसीएल एग्जाम के लिए कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की फ्री क्लासेस। देखिए, हमने प्रारंभिक विद्युत के भाग 1 और भाग 2 को कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। और अब आप आज जो करना है वो प्रारंभिक विद्युत का भाग 3 कंप्लीट करना है। हम लास्ट क्लास में देखे थे कि विद्युत क्या होता है, विद्युत की प्रारंभिक परिभाषा क्या थी और विद्युत कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने वहां पे पढ़ा कि विद्युत 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्थिर विद्युत और दूसरा जो था हमारा गतिज विद्युत। स्थिर विद्युत को ही घर्षण विद्युत कहा जा रहा था क्योंकि ये घर्षण के कारण उत्पन्न हो रहा था, ठीक है। आज हम वहां से आगे का चालू करेंगे कि आगे क्या है, ठीक है। तो देखिए, वीडियो को देर न करते हुए हम चालू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पदार्थ चालक है, अचालक है, अर्धचालक है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस पदार्थ के परमाणु की संरचना के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी अधिक है, ठीक है। यदि वह चालक है तो उसकी अंतिम कक्षा में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो अधिक होगी। यदि वह अचालक है तो उसकी अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होगी या ना के बराबर होगी। और यदि अर्धचालक है तो उसकी अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। तो इस प्रकार से हम निर्धारित करते हैं कि कौन सा पदार्थ चालक है या कौन सा पदार्थ अचालक है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है परमाणु और मैं आज आपको परमाणु के विषय में बहुत सारी नई जानकारी दूंगा, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहें और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं आप उसको नोट करते जाइए, ठीक है। तो चलिए देखिए, परमाणु परमाणु किसको बोला जाता है? एटम, ठीक है। देखिए, परमाणु को समझने से पहले या परमाणु को बताने से पहले मैं आपको 2 परिभाषाएं बताना चाहता हूं। एक है हमारा पदार्थ और एक है हमारा कण, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि पदार्थ क्या है, ठीक है। आप नोट करते जाइए इसको। पदार्थ मैटर, ठीक है। पदार्थ या मैटर क्या है, ठीक है। तो मैटर क्या बोलेंगे, पदार्थ किसको बोलेंगे? वह प्रत्येक वस्तु, ध्यान दीजिएगा, वह प्रत्येक वस्तु जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है। मतलब उसके पास एक निश्चित द्रव्यमान होगा और जो स्थान घेरता हो उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो हम उसी को लिख लेते हैं कि वह प्रत्येक वस्तु जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है पदार्थ कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। देखिए, एग्जाम में डायरेक्ट आपको ये स्टेटमेंट दे देगा और आपको ऑप्शन दे देगा पदार्थ, अणु, परमाणु, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा, है ना। तो पदार्थ क्या है? वह प्रत्येक वस्तु जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। देखिए, प्रकृति में पदार्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। अगर हम पदार्थ के प्रकार की बात करें तो पहला होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस, ठीक है। तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस, ठीक है। इसमें मैं अभी ठोस, द्रव और गैस के बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपको सिर्फ इतना यहाँ पे जानना है कि पदार्थ जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो दूसरा जो अपना आता है वो होता है हमारा कण, ठीक है। कण मतलब होता है पार्टिकल कण मतलब होता है पार्टिकल। अब हम कण किसको बोलेंगे? देखिए, पूरा यूनिवर्स जो है वो कणों से ही मिलकर बना है। कैसे?
क्योंकि कण जो है, कण मिलके ही क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाने का काम करते हैं। तो पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है ना। तो यहाँ पे ये जो कण है, आप इसको कह सकते हैं कि ये आपको हर एक पदार्थ में कण क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, तो इसका कण किसको बोलेंगे कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। ठीक है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। और कण जो होता है, आप एक बात यहाँ पे नोट करिएगा, अच्छे से ध्यान से समझिएगा कि कई स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि कण और अणु दोनों अलग चीज है। नहीं, कण और अणु दोनों एक ही चीज है। कण को ही क्या बोला जाता है, अणु बोला जाता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि कण को ही अणु कहा जाता है। तो कण को ही, ये पॉइंट आप इसको स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा कि कण को ही अणु कहा जाता है। कण को ही अणु कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि पदार्थ क्या है, कण क्या है, कण को ही क्या बोला जाता है, अणु कहा जाता है। ठीक है, अब अपन चलेंगे परमाणु के बारे में। अब अपन प्रॉपर परमाणु की संरचना पढ़ेंगे कि परमाणु है क्या। तो आप इसको लिख नोट कर लीजिए। ठीक है, तो परमाणु के सबसे पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं, डेफिनेशन कर लेते हैं कि परमाणु है क्या। ठीक है, परमाणु मतलब होता है आपका एटम। ठीक है, तो अणु मिलकर क्या बनाते हैं, परमाणु बनाते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है अणु मिलकर परमाणु का निर्माण करते हैं। परमाणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, अणु मिलकर परमाणु का निर्माण करते हैं। और परमाणु रासायनिक क्रियाओं में भाग तो लेता है, परंतु यह स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता है। यह परिभाषा आप ध्यान से रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए कि परमाणु रासायनिक क्रियाओं में भाग तो लेता है, परंतु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान, परंतु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। देखिए, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, इसका मतलब यह है कि परमाणु भी जो है वो किसी न किसी कण से मिलकर बना है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रकृति का सूक्ष्मतम कण क्या है उसमें परमाणु भी ऑप्शन में होता है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि परमाणु जो है वह प्रकृति का सूक्ष्मतम कण नहीं है। ये की पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा, अभी मैं आगे कराऊंगा कि परमाणु प्रकृति का सूक्ष्मतम कण नहीं है। तो भाई परमाणु का प्रकृति का सूक्ष्मतम कण कौन है? प्रकृति के जो सूक्ष्मतम कण हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा कि प्रकृति के सूक्ष्मतम कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो आप इसको लिख लिए होंगे कि अणु मिलकर परमाणु का निर्माण करते हैं। परमाणु रासायनिक क्रियाओं में भाग तो लेता है, परंतु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, तो परमाणु से इसमें से एक की पॉइंट आपको स्टार करके लिख के रखना है कि परमाणु प्रकृति का सूक्ष्मतम कण नहीं है। ठीक है, अभी मैं आगे आपको परमाणु की संरचना बताऊंगा।
और एक की पॉइंट और लिख लीजिए कि प्रकृति का सूक्ष्मतम कण, प्रकृति का सूक्ष्मतम कण, ठीक है, प्रकृति का सूक्ष्मतम कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि प्रकृति का परमाणु प्रकृति का सूक्ष्मतम कण नहीं है, प्रकृति का सूक्ष्मतम कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं बताऊंगा परमाणु की संरचना। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, उसका हमें परमाणु संरचना बनाना है कि वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, ये है हमारा परमाणु। ठीक है, ये परमाणु का क्या है, केंद्र है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है परमाणु की क्या है, कक्षाएं हैं। ठीक है, ये परमाणु का केंद्र है, ये परमाणु का केंद्र है, और ये परमाणु की क्या है, कक्षाएं हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें कि परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन प्लस क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु की कक्षाओं में क्या होते हैं, परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है कक्षाएं। देखिए ये होता है, इसको बोलते हैं कक्षाएं, कक्षाएं। ठीक है, ये होता है कक्षाएं, और ये जो होता है कक्षाओं में क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है जो कि इधर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं इस तरीके से। और नाभिक में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहां से एक की पॉइंट आपको ये याद रखना है कि परमाणु का समस्त भार कहां पे केंद्रित होता है, तो परमाणु के नाभिक में। इस बात को आप नोट कर लीजिए, मैं यहां पे लिख देता हूं कि परमाणु का समस्त भार, या आप कह सकते हैं द्रव्यमान, या आप इसी को कह सकते हैं वजन। ठीक है, सब एक ही बात है। परमाणु का समस्त भार उसके नाभिक में निहित होता है। ठीक है, निहित होता है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि परमाणु का जो भार होता है वो कहां पे होता है, उसकी कक्षाओं में होता है, उप कक्षाओं में होता है, नाभिक में होता है। ठीक है, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देगा, तो आपको करना है कि परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है उसके नाभिक में होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए नाभिक में क्या है, आपका प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और जो कक्षाएं है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो पहले अभी हम करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है, इसकी त्रिज्या कितनी होती है, इसके बारे में अभी अपन जानेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, ये जो मैं चार्ट बनाने वाला हूं अभी, आपको इसको क्या करना है, एकदम से याद रखना है इसको, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता। ठीक है, तो पहला अगर मैं यहाँ पे, आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है अपना पहला वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो वैल्यू है आपको याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, दूसरा क्या याद रखना है आपको, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका द्रव्यमान होता है 9.01 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, देखिए किसी किसी बुक में क्या दिया है, 9.01 की जगह में 9.02 भी दिया है, वो भी वैल्यू सही है। ठीक है, ये होता है आपका द्रव्यमान। अगर अपन बात करें कि
इलेक्ट्रॉन का प्रदर्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित किया कैसे जाता है। आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मानक तरीके से बात करें तो इलेक्ट्रॉन का प्रदर्शन जो होता है वो क्या होता है, -1 टू लेके -1 से लेके 0 E तक होता है। ये इलेक्ट्रॉन का प्रदर्शन होता है मानक तरीके से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इवन एनपीसीआई एग्जाम के प्रीवियस ईयर में पूछा था कि इलेक्ट्रॉन का प्रदर्शन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी त्रिज्या के बारे में अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितनी होती है, तो इसकी त्रिज्या होती है 10⁻⁻18 मीटर। अब देखिए ये मीटर में, आप इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी इसकी त्रिज्या। अगर मैं इसकी बात करूं कि इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खोजकर्ता कौन है, तो जे थॉमसन, ये आपको याद रखना है, जे थॉमसन। जे थॉमसन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगाया। तो खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन। अगर मैं बात करूं सन, किस सन में इन्होंने खोजा था, ये डायरेक्ट एनपीसीआई एग्जाम का जो स्टेज फर्स्ट का जनरल साइंस का पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस सन में की गई थी, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी ये सही है। आप अगर इसको याद कर लेते हैं तो आपको उसमें एडवांटेज मिलेगा इसका। तो ये है 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, प्रदर्शन क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, खोजकर्ता कौन है और सन क्या है, ठीक है। दूसरा अगर इसी में बात करें हम तो वो होता है हमारा प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है और प्रोटॉन पर भी वैल्यू वही है, बस यहाँ पे ये साइन का चेंजेस है। यहाँ पे माइनस साइन लगा, यहाँ पे प्लस साइन लगा। अभी जब मैं इसके कराने के बाद आगे जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना, उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसके द्रव्यमान की अगर बात करें तो 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। ये वैल्यू आपको मस्ट है एकदम कि आपको ये याद होनी चाहिए। क्या है, 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। अब देखिए प्रोटॉन का प्रदर्शन क्या होता है, तो 1 से लेकर 1 तक और ये होता है P। ये प्रोटॉन का प्रदर्शन होता है, मानक प्रदर्शन होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। त्रिज्या कितनी होती है, तो त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। खोजकर्ता कौन है, तो गोल्डस्टीन, ठीक है। गोल्डस्टीन किस सन में खोजा गया था, तो 1886 में। अब देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं कि कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ये पूछता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी और वहां पे गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं होता है ना, वहां पे ऑप्शन होता है रदरफोर्ड। तो आपको वहां पे रदरफोर्ड आंसर करना होता है और वो सही भी है और आपको करना भी है। लेकिन अगर मैं बताऊं रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन के बारे में कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से किया क्या, गोल्डस्टीन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की, लेकिन रदरफोर्ड ने क्या किया, प्रोटॉन की प्रॉपर्टी, उसके बिहेवियर के बारे में उन्होंने बताया। इसलिए प्रोटॉन के विषय में जब बात आती है कि इसकी खोज किसने किया है, तो कहीं पे गोल्डस्टीन को कंसीडर किया जाता है किसी प्रश्न में रदरफोर्ड को रखा जाता है। तो आई होप आज के बाद ये आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। माफ कीजिए, ये गोल्डस्टीन हो गया और सन जो था 1886, ठीक है। तीसरा जो आता है वो है हमारा न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन, अब देखिए न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होगा, 0। कैसे, इसके नाम से ही पता चल रहा है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या, उदासीन, उस पर कोई आवेश है ही नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। तो यहाँ पे इसलिए इसका आवेश क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अब देखिए लेकिन इस पर भले आवेश 0 है लेकिन इसका द्रव्यमान है, इसका वजन है ना। तो कितना वजन है इसका, तो ये है 1.6745
इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखना है। अब देखिए प्रदर्शन क्या होगा, न्यूट्रॉन का प्रदर्शन क्या होगा, क्योंकि हम जा कहां से रहे हैं, इसका आवेश क्या है 0, तो 0 से कहां जा रहे हैं 1 पे जा रहे हैं, तो इसलिए इसका प्रदर्शन 0 to क्या होगा 1 होगा। ठीक है, 0 to 1 जो कि किसका होगा, न्यूट्रॉन का प्रदर्शन होगा, 0 to 1 न्यूट्रॉन का प्रदर्शन। अब इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो जब इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है तो इसकी त्रिज्या भी क्या होगी, इतनी होगी, 10⁻⁻15 मीटर। देखिए अब इसके खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता है जेम्स चैडविक। ठीक है, चैडविक भी कहीं पे पढ़ा जाता है, मैं चैडविक पढ़ता हूं। ठीक है, तो इसके जो खोजकर्ता है वो है जेम्स चैडविक। ठीक है, चैडविक आपको ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है या न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक। किस सन में की थी, तो 1932 में। ये भी आपको याद रखना है कि 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको लाइनिंग कर दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ना। जब आपको ये याद हो जाएगा ना तो आपसे इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछेगा मेरे को लगता है आप उसको कर जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये क्या था, हमारा परमाणु था, मैं यहाँ पे साइड में बना देता हूं। ये है हमारा परमाणु, ये उसका नाभिक है न्यूक्लियस, और ये उसकी क्या है कक्षाएं हैं। ठीक है, नाभिक में क्या होता है आपको पता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाने का काम करते हैं। ठीक है, कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये परमाणु की संरचना थी। अब देखिए यहीं से की पॉइंट क्या होता है, चालू होता है, और ये बात आपको याद रखना है। की पॉइंट क्या है कि परमाणु के नाभिक में पहला की पॉइंट, ठीक है, परमाणु के नाभिक में, ठीक है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये जो मैं करा रहा हूं आपको इसको अपनी कॉपी में नोट करते जाना है। ठीक है, दूसरा की पॉइंट क्या है कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो आपको एक बात पता है कि न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है 0, प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है धन आवेश। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु के नाभिक में किस प्रकार का आवेश होता है, तो परमाणु के नाभिक में धन आवेश होता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में धन आवेश होता है। ठीक है, आपको इसको लिख लेना है अच्छे से। ठीक है, तीसरा समझिए क्या बात है इसमें, तीसरा ये है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, दोनों क्या है पार्टिकल है, दोनों क्या है कण है, दोनों प्रकृति के सूक्ष्मतम कण है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, दोनों ही प्रकृति के सूक्ष्मतम कण है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से किस बल के माध्यम से बंधे होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दोनों अंतराण्विक बल के माध्यम से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं, जिसको इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बोला जाता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट की पॉइंट है वो है हमारा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में अंतराण्विक बल के द्वारा, जिसको इंग्लिश में मैं लिख देता हूं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के माध्यम से के द्वारा आप बंधे होते हैं। ठीक है, के द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, तो आप इतना कर लीजिए
कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में अंतराणविक बल के माध्यम से बंधे होते हैं या अंतराणविक बल के द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो ये बताइए नाभिक में कौन सा आवेश है, नाभिक में सिर्फ धन आवेश है। कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कौन सा आवेश है, तो ऋण आवेश है। तो धन आवेश मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पिछली वीडियो में कि धन आवेश और ऋण आवेश अगर विपरीत आवेश है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और यदि यही धन धन हो या ऋण ऋण आवेश हो तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन और कक्षाओं में घूम रही इलेक्ट्रॉन के मध्य कौन सा बल कार्य करता है, तो आपको याद रखना है आकर्षण बल। ठीक है, क्योंकि ये दोनों विपरीत हैं। ठीक, तो जो नेक्स्ट अपना की पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कार्य करता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल क्या करता है, काम करता है, अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो ये की पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अपना की पॉइंट क्या रहेगा, देखिए नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रही हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन ये एकदम गोलाकार आकृति में नाभिक के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर गोलाकार आकृति में चक्कर नहीं लगाती। तो ये चक्कर कैसे लगाती हैं, तो ये दीर्घ वृत्ताकार आकृति में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। ठीक है, इलिप्टिकल। तो ये बात आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार आकृति में, दीर्घ वृत्ताकार आकृति, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इलिप्टिकल शेप, इलिप्टिकल शेप में चक्कर लगाती है। ठीक है, किस आकृति में चक्कर लगाती है, तो दीर्घ वृत्ताकार आकृति में चक्कर लगाती है। अब देखिए मैं अभी इसमें और हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर ठीक है दीर्घ वृत्ताकार आकृति में चक्कर लगाती है, लेकिन परमाणु की जो तुलना है वो किससे की गई है। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि परमाणु की तुलना जो है वो किससे की जाती है, तो वो हमारे सोलर सिस्टम से की जाती है, अर्थात सौर मंडल से परमाणु की संरचना की तुलना की जाती है। या आप ये कहिए कि सौर मंडल से ही हमारे परमाणु की संरचना की तुलना की जाती है। परमाणु संरचना की तुलना सौर मंडल से नहीं की जाती, क्योंकि पहले सौर मंडल फिर हमारा परमाणु की संरचना। तो यहाँ पे एक ये की पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो मैं आपको लिखा रहा हूं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एग्जाम। ठीक है, तो ये एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि परमाणु की संरचना है ना, परमाणु की संरचना सौर मंडल से, परमाणु की संरचना की तुलना सौर मंडल से की जाती है, सौर मंडल से की जाती है। ठीक है, ठीक है, तो परमाणु संरचना की तुलना किससे की जाती है, सौर मंडल से की जाती है।